So welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 16 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन इसका पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ किडनी दैट इज नेफ्रॉन। देखो, आप सभी को पता है कि हमारी जो बॉडी में किडनी है वो कैसी होती है, पेयर ऑफ किडनी होती है ना। इसीलिए यहाँ पे टर्म यूज़ की है, ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। तो एक किडनी के ऊपर 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्योंकि जितने भी इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो एक्सक्रीशन करने में हेल्प करते हैं उन ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसलिए बोला जाता है क्योंकि नेफ्रॉन को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। नेफ्रॉन क्या है, एक टिश्यू है। ठीक, विच इज़ द फंक्शनल यूनिट। नेफ्रॉन क्या है, ये एक फंक्शनल यूनिट है। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट। नेफ्रॉन के पास 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे। एक देखो यहाँ पर नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, एक जो है मालपिजनियम कार्पोसेल्स और एक क्या आ गया, रीनल टिब्यूल्स। मालपिजनियम कार्पोसेल्स के अंदर 2 पार्ट हैं, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज एंड बोमेन कैप्सूल्स। ठीक है, और रीनल टिब्यूल के 4 पार्ट, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटिव टिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो ये डिवीजन हम समझ चुके हैं, है ना। नेफ्रॉन को हम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी बोलते हैं क्योंकि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो होता है वो किसकी तरह होता है, ट्यूब लाइक होता है। कैसा होता है, ट्यूब लाइक। यूरिनिफेरस का मतलब उस ट्यूब में यूरिन फ्लो करता है। ठीक, और नेफ्रॉन जो है वो फंक्शन है, फंक्शनल यूनिट है किडनी का। ठीक, तो अब हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो है बेटा, उसको हम टिश्यू बोलते हैं क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। रिक्वायर्ड ऑक्सीजन हाउ, मानो जैसे इस नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन में बहुत सारे सेल्स होंगे जो मिलकर टिश्यू बना रहे हैं। अब उनको ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, वो कैसे होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए तो वो कैसे होगी। देखो बच्चे, यहाँ पे जो रीनल आर्टरी है, ये जो रीनल आर्टरी है, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा बेटा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको हम क्या बोलेंगे, एफ्रिएंट आर्टरियल। थोड़ा ब्रॉड सा क्या है, एफ्रिएंट आर्टरियल। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर फुल ऑफ यूरिया, अमोनिया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें होंगी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन्स, ये सब चीज़ें एफ्रिएंट आर्टरियल में होंगी। ठीक है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फुल ऑफ यूरिया, ग्लूकोज एंड एक्सेट्रा। ठीक, अब यहाँ पे आ गया, ये एफ्रिएंट आर्टरियल का फर्दर ब्रेकडाउन होगा तो क्या बन जाएगा, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज बन जाएंगे। ठीक है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। अब ये ग्लोमेरुलस कैपिलरीज इतनी पतली होती हैं कि यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो है वो मूव होकर किस में आ जाते हैं, इस बोमेन कैप्सूल में आ जाएंगे। ये जो ब्लू कलर का है ये क्या है, आपका बोमेन कैप्सूल। तो इसमें चीज़ें मूव कर जाएंगी यहाँ से। जितनी चीज़ें रीनल आर्टरीज में थी, एफ्रिएंट आर्टरियल्स में थी, वो आगे थिन कैपिलरीज में जाके फिल्टर हो जाएंगी और किस में चले जाएंगी, बोमेन कैप्सूल में चले जाएंगी। ये हमारा बोमेन कैप्सूल है। बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस कैपिलरीज दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, मालपिजनियम बॉडी या कार्पोसेल्स। अब हम देखते हैं बच्चे, ये जो कैपिलरीज है, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज बनी कैसे थी, एफ्रिएंट आर्टरियल से। ठीक है, और अब ये कंबाइन होकर ग्लोमेरुलस कैपिलरीज क्या बना रही हैं, एफ्रिएंट आर्टरियल। इस एफ्रिएंट आर्टरियल में आरबीसी और प्रोटीन है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ से यहाँ फिल्टर हो गई हैं। ठीक है बच्चे, सारी चीज़ें यहाँ से यहाँ फिल्टर हो गई हैं। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे हमारे पास ये जो हमारा बोमेन कैप्सूल है, ये बोमेन कैप्सूल की एक्सटेंशन को हम पीसीटी कहते हैं। क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। मतलब यहाँ पे कॉइल पार्ट है, इसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल बोलें। ठीक है, और फिर जहाँ पर ये लूप लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल स्ट्रेट हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। क्या बोलेंगे बच्चे, इसको हम बोलेंगे लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में क्या क्या आता है आपका, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि इस नेफ्रॉन के अंदर क्या फ्लो करता है। जो नेफ्रॉन होता है ना बच्चे, इसमें फिल्ट्रेट फ्लो करता है। ठीक है, और अब जैसे ही हमारी एफ्रिएंट आर्टरियोल है, एफ्रिएंट आर्टरियोल जो है, तो इसमें क्या फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि नेफ्रॉन में फिल्ट्रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, आरबीसीज और प्रोटीन्स के बिना जो भी है वो फिल्ट्रेट है, वो किस में फ्लो कर रहा है, आपके नेफ्रॉन में फ्लो कर रहा है, इसमें फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसमें फ्लो कर रहा है। अब वो सारी चीज़ें यहाँ से बाहर जाएंगी, कलेक्टिंग डक्ट से बाहर जाएंगी। तो बच्चे उसमें तो एसेंशियल भी थे, ग्लूकोज एंड ऑल, वो चीज़ें भी बाहर निकल जाएंगी। ठीक है,
तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इफ्रिएंट आर्ट्रियोल्स को अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये इफ्रिएंट आर्ट्रियोल इसके ऐसे 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 पूरे कॉइल्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये इफ्रिएंट आर्ट्रियोल में क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड, बट इस इफ्रिएंट आर्ट्रियोल को इस पार्ट में क्या बोला जाता है, इससे ऊपर पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, और इसी इफ्रिएंट आर्ट्रियोल्स को हम लूप ऑफ हेनले में क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा बोलते हैं, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो अब ये इफ्रिएंट आर्ट्रियोल, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, वासा रेक्टा, ये क्या कर रही हैं, जो चीज़ें ग्लोमेरुलस कैपिलरी से निकल के बोमेन कैप्सूल में आई थी, उन चीज़ों को दोबारा इसके अंदर भेजना, इधर से दोबारा उन चीज़ों को यहाँ पे भेजना। ये काम किसका है बेटा, ये काम किसका है, बोमेन कैप्सूल का। बोमेन कैप्सूल किस में भेज रहा है, इफ्रिएंट आर्ट्रियोल में, और इफ्रिएंट आर्ट्रियोल जो है देखो पूरा यहाँ पे ऐसे 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 कवर है। ये इफ्रिएंट आर्ट्रियोल किस में जाएगी, रीनल वेन में, और रीनल वेन किसको ब्लड दे देगी बच्चे, रीनल वेन किसको ब्लड दे देगी, आपके हार्ट के राइट आर्टरी में, जहाँ से ब्लड पंप होकर दोबारा बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक। तो हमने यहाँ पे देखा पेरीट्यूबुलर हमें पता है, इफ्रिएंट आर्ट्रियोल का नाम है, वासा रेक्टा भी उसी का नाम, बट ये जैसे ही नीचे आता है ना तो इसका फ्लो ऊपर के लिए, ठीक है बच्चे। देखो अगर हमारे वासा रेक्टा में ब्लड फ्लो कर रहा है और नेफ्रॉन में क्या फ्लो करेगा, मतलब लिम्ब में, असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब किसकी, नेफ्रॉन की, उनमें क्या फ्लो करेगा, इनमें बच्चे फिल्ट्रेट फ्लो करेगा, मतलब ब्लड तो नहीं होगा, इनमें फिल्ट्रेट होगा, है ना। और यही फिल्ट्रेट आगे जाके क्या करता है, यूरिन की फॉर्म से बाहर चले जाता है। तो अब आपके पास रहती है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में मेजर और माइनर कैलिसेस जो होती हैं वो फ्यूज़ होके इधर आ जाती हैं, ठीक है। फिर आप लोग रीनल पेल्विस और रीनल पेल्विस से आपके यूरेटर में यूरिनरी चले जाता है, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि पीसीटी रीजन से कितनी रीअब्जॉर्प्शन होती है, 70%, ठीक है, और डीसीटी से कितनी होती है, 30%, ठीक। तो जो कलेक्टिंग डक्ट होता है बच्चे, इसमें क्या होता है, यूरिन, इसमें क्या होता है, यूरिन, और यहाँ से जैसे ही आगे यूरिन जाएगा, ठीक है, तो वो यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने ध्यान देना था, थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना था, ठीक है। यहाँ पर जो अपोजिट फ्लो है ना बच्चे, देखो ये जो अपोजिट मूवमेंट है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है और कलरलेस फिल्ट्रेट का जो अपोजिट मूवमेंट है, देखो इस साइड नीचे के लिए ब्लड फ्लो कर रहा है, ऐसे ऊपर के लिए फ्लूइड फिल्ट्रेट, है ना, इधर से नीचे के लिए क्या फ्लो कर रहा है, फिल्ट्रेट, और ऊपर के लिए ब्लड। तो ये अपोजिट फ्लो जो है बेटा किसका, फिल्ट्रेट और ब्लड का, ये रिक्वायर्ड होता है यूरिन को मोर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, ठीक है। जितना कॉन्सेंट्रेट यूरिन होगा उतना ही हेल्दी हो, ठीक है। अगर लाइट पेल येलो कलर है बच्चे किसका, आपके यूरिन का, ठीक। तो अगर ये चीज़ें हम यहाँ से यहाँ नहीं भेजते, ये चीज़ें यहाँ से यहाँ नहीं भेजते, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन अगर नहीं होती तो आपकी सारी शुगर निकल के यहाँ से बाहर आ जाती है, और उसको बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, जो खा रहे सब बाहर आ रहा है, इसीलिए टेस्ट किया जाता है यूरिन टेस्ट, ठीक है। इसको देखो अच्छे से, है ना, समझ आया। पीसीटी रीजन से 70%, 30 रीजन से डीसीटी रीजन से 30% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, दोबारा मतलब किस में भेज दिया जाता है, दोबारा आप इसमें भेज देते हैं, दोबारा ब्लड वेसल्स में भेज देते हैं। तो ब्लड वेसल से कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल से कहाँ जाएगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। क्या जा रहा है बच्चे, जो एसेंशियल आयन यहाँ से फिल्टर हो गए थे, जो एसेंशियल आयन यहाँ से फिल्टर हो गए उनको दोबारा रीअब्जॉर्ब करो। अगर फिर भी कोई चीज़ अगर यहाँ से यूरिन में दिख रही है तो इसका मतलब आपको दवाई खानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी यूरिन में ग्लूकोज आ गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चे, डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसको पढ़ो। द रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस, जहाँ से रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है, डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे आपको डबल वॉल्ड कप शेप स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको हम बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। डबल वॉल कप शेप स्ट्रक्चर, देखो आउटर क्या है, पेरिटियल वॉल, और इनर क्या है, विसरल वॉल। ये डबल वॉल हो गई, जो किसके इनक्लोज्ड है, ग्लोमेरुलस के इनक्लोज्ड है, इस ग्लोमेरुलस के इनक्लोज है, ठीक है। ये आ गया आपका पीसीटी रीजन्स। कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोमेन कैप्सूल, बोमेन साइंटिस्ट थे उनके नाम पे रखा है।
विच इनक्लोज द ग्लोमेरुलस, जो ग्लोमेरुलस के सराउंडिंग में पाया जाता है वो बोमेन कैप्सूल होता है। ग्लोमेरुलस इकलॉन्ग विद द बोमेन कैप्सूल इज कॉल्ड मालपिजनी बॉडी। मालपिजनी बॉडी क्या बच्चे, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज प्लस आपका बोमेन कैप्सूल, इसको मिला के मालपिजनी बॉडी या रीनल कैप्सूल्स बोल सकते हैं। द टिब्यूल कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म हाईली कॉइल्ड नेटवर्क। देखो ना, ये ट्यूब जो है ये फर्दर हाईली ऐसे कॉइल कर रहा है, ठीक है, हाईली कॉइल्ड नेटवर्क, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हेयर पिन शेप्ड हेनले लूप इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। हेयर पिन शेप, यस, हेयर पिन शेप ठीक है बच्चे, हेयर पिन शेप आपको लूप ऑफ हेनले दिख रहा है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स विच हैज डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्स। ये कौन सा था, ये डिसेंडिंग लिम था, ये कौन सा था, असेंडिंग लिम्स है, ठीक है। द असेंडिंग लिम कंटिन्यू एज अनदर हाईली कॉइल्ड। ये असेंडिंग लिम जो है ये फर्दर कंटिन्यू क्या हो जाएगी, ऐसे करके फिर से कॉइल होगी और उसको हम क्या बोलते हैं, DCT, कॉल्ड DCT। द DCT ऑफ द मेनी नेफ्रॉन ओपन स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये कहाँ खुल रही है बच्चे, आपके इसमें जिसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट का मतलब यहाँ पर मेजर माइनर कैलिसिस पल्विस सारे ओपन हो चुके हैं, ठीक है, या आप उसको क्या बोल सकते हो, कलेक्टिंग डक्ट, मेनी ऑफ विच कन्वर्ज ऑफ ओपन इनटू द रीनल पेल्विस। बहुत सारी डक्ट यहाँ पर ओपन होती है रीनल पेल्विस में थ्रू द मेडुलरी पायरामिड इन द कैलिसिस, ठीक है बच्चे। तो ये अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखो जैसे आपने देख लिया बेटा, यहाँ पे देखा इफ्रिएंट आर्ट्रियोल कैसी होती है, इफ्रिएंट आर्ट्रियोल जो है वो कैसी होती है, वो नैरो होती है, कैसी होती है, नैरो होती है। और इफ्रिएंट आर्ट्रियोल आपकी कैसी होती है, ब्रॉड होती है, ठीक। तो इससे फिर हम इस वाले पार्ट को क्या बोलने लगे, PCT। क्या है ये, PCT। और ये वाला पार्ट क्या आ गया आपका, DCT। और एक स्ट्रेट जो है आपका, इसको क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले, जिसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्फ। यहाँ पे ये वासा रेक्टा है और सेम यही इधर क्या कहलाएगा बच्चे, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बोलेंगे, ठीक है बच्चे। तो इस कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन बाहर जाता है, डन, ठीक है। तो कैसे यूरिन की फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखना बच्चे, ये जैसे हमारे पास क्या है, ये रीनल पायरामिड है, ये हमारा रीनल पायरामिड है, और इस रीनल पायरामिड के अंदर हमने क्या देखा है, नेफ्रॉन देखा है, ठीक है। तो इसकी हम अलग से क्लास ले लेते हैं, बट समझा देते हैं थोड़ा सा। ये रीनल पायरामिड आ गया, इस रीनल पायरामिड को आप मेडुलरी पायरामिड भी बोल सकते हो। इसके अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके अंदर आपका क्या है, नेफ्रॉन है। देखो ये नेफ्रॉन है इसके अंदर, ठीक। तो अब इसकी ये कलेक्टिंग डक्ट है, इस कलेक्टिंग डक्ट में क्या क्या खुल रहा है, माइनर कैलिसिस, मेजर कैलिसिस और रीनल पेल्विस। और इस रीनल पेल्विस से आगे ओपन होगी कहाँ, यूरेटर में, और यूरेटर कहाँ ओपन होगा, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देख लिया है बच्चे, ठीक है। इसको अच्छे से आप ड्रॉ करो, ध्यान रखो। ये अपोजिट करंट क्यों ज़रूरत होती है बच्चे, मतलब AVR, डिसेंडिंग वासा रेक्टा, नीचे के लिए ब्लड फ्लो कर रहा है, और ऊपर के लिए असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, मतलब नेफ्रॉन में फिल्ट्रेट मूव करता है और ब्लड वेसल्स में ब्लड मूव करता है। इनके अपोजिट डायरेक्शंस रिक्वायर्ड होती है एक कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट करने के लिए, जिससे यूरिन हमारा कैसा आएगा, कॉन्सेंट्रेट यूरिन आएगा, ठीक है। इनमें आयन एक्सचेंज होते हैं, ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया बच्चे, ठीक है बच्चे। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पैराग्राफ नंबर 11। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।